नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो दोस्तों है शब्द शक्ति। किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो या हम कहें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, दोस्तों ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं कि कक्षा 6 से लेकर या कॉलेज लेवल तक या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप निरंतर देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, हम पूरे विस्तार रूप से जानेंगे कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, पूरे विस्तार रूप से हम समझेंगे, तो निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि परिभाषा की। देखिए, शब्द शक्ति यानी कि शब्द शक्ति होता क्या है, देखिए हम पूरे विस्तार रूप से जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए परिभाषा को समझेंगे कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को। देखिए परिभाषा को पूरे आप सटीक तरीके से देखिए। परिभाषा के अंदर ही दोस्तों देखिए वो सब चीज छुपी हुई है जिसको जानने के बाद हम शब्द शक्ति को जान सकते हैं कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को हम शब्द शक्ति कहते हैं। कि शब्दों के अर्थों को जो हमें बोध होता है, देखिए अर्थ व्यापार का जो बोध होता है उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों देखिए, 1 या 2 नंबर का जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाता है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्दों के अर्थों का बोध जिस अर्थ व्यापार के द्वारा हमें होता है उसे क्या कहते हैं। कंपटीशन में 4 ऑप्शन पूछा जाता है, शब्द शक्ति कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, व्यंजना कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, शब्दों के अर्थ का जो हमें व्यापारी अर्थ का जो जिस तरीके से या जिस अर्थ के माध्यम से हमें बोध होता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। या एग्जाम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जाता है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दोस्तों उसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए दोस्तों, 2 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो हो गया है। इसको समझें कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को हम क्या कहेंगे, शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ बात कर लेते हैं कि वो कौन सा अर्थ होगा जो शब्दों और अर्थ का हमें व्यापार का बोध कराएगा जिसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण के जरिए समझेंगे दोस्तों कि गाय दूध देती है, यानी कि दूध देने का कार्य कौन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे गाय क्या कर रही है, दूध देने का कार्य कर रही, यानी गाय दूध देती है। इसी प्रकार से देखिए राजस्थान जाग उठा। देखिए राजस्थान कभी नहीं जागता है दोस्तों, यानी कि राजस्थान के जो व्यक्ति हैं वो दोस्तों जाग गए। कहने का मतलब यहाँ पे है कि शब्दों के अर्थ व्यापार का बोध जिस अर्थ के माध्यम से होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए कि राजस्थान जाग उठा, तो राजस्थान नहीं जाग उठा, यानी राजस्थान के जो लोग हैं वो जाग उठे यहाँ पे दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए हरि पुस्तक पढ़ रहा है, यानी पुस्तक कौन पढ़ रहा है, यानी हरि क्या पढ़ रहा है, यानी कि वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए 3 जो हमारे उदाहरण थे कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का जो हमारा प्रश्न आता है दोस्तों वो यहाँ पे पूरा हो जाता है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए या परिभाषित कीजिए, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा जो 2 नंबर का प्रश्न है कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। गाय दूध देती है, राजस्थान जाग उठा, हरी पुस्तक पढ़ रहा है। ये 2 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न हो जाता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, यहां तक दोस्तों हमारा जो 2 नंबर का प्रश्न है वो पूरा हो जाता है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न बनता है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा देखिए लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा देखिए व्यंजना शब्द शक्ति। दोस्तों 2 प्रश्न जो हमारे हैं वो यहाँ पे तैयार हो गए हैं दोस्तों। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, वो सब हमने देख लिया है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। नाम लिखिए, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब दोस्तों देखिए हम बात करते हैं पूरे विस्तार से परिभाषा और उदाहरण एक एक शब्द शक्ति का हम पूरे वर्णन किए उन भेदों की कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की परिभाषा क्या होगी और उनके उदाहरण
क्या होंगी, कैसे हम उनकी पहचान करेंगे, तो दोस्तों हम पूरे विस्तार रूप से समझेंगे। निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं और उसके उदाहरण कौन से होंगे, कैसे हम देखिए उनको पहचान कर पाएंगे उन उदाहरणों की कि ये अभिधा शब्द शक्ति का ही है। दोस्तों देखिए, शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के बाद, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वाक्य को या शब्द को सुनने और पढ़ने के बाद पाठक अथवा श्रोता, श्रोता होता है दोस्तों जो सुनने वाला, हम आपको बता रहे हैं, आप सुनने वाले हैं। जैसे ही हम किसी वाक्य को, शब्द को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो दोस्तों उसका जो अर्थ हमें जिस शब्द शक्ति के द्वारा या जिस अर्थ के द्वारा याद होता है, देखिए कि पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ याद हो जाता है, यानी कि उस वाक्य का जो अर्थ है वो क्या होगा, किस विधि के द्वारा हमें वो उस अर्थ का यानी कि पूर्ण रूप से प्रयोग पता चल जाता है। देखिए कि शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के बाद पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ याद हो जाता है, वह अर्थ शब्द की जिस सीमा के द्वारा मालूम होता है, मालूम होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों देखिए, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं कि जिस वाक्य को या जिस भी शब्द को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं और जो उसका अर्थ है सटीक अर्थ, यानी कि जो भी वाक्य या हम कह सकते हैं या शब्द पढ़ेंगे उसका लोक प्रसिद्ध अर्थ, यानी कि उस वाक्य का प्रसिद्ध अर्थ क्या निकल रहा है, वह किस शब्द सीमा के द्वारा हमें उसका अर्थ मालूम होता है, दोस्तों उसे ही हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों उदाहरण के जरिए देखिए हम इसे पूरा समझेंगे कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। एक अर्थ, यानी कि जैसे ही देखिए दोस्तों हम इस पूरे उदाहरण को पढ़ते हैं तो हमें इसका अर्थ है वो तत्क्षण रूप से या हमें स्पष्ट रूप से, यानी सुनने के बाद ये पता चल रहा है कि राजा दशरथ हैं, वो कहाँ के राजा हैं, यानी कि अयोध्या के राजा हैं। उसका जैसे ही देखिए वाक्य को या शब्द को हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसका अर्थ हमें तत्क्षण रूप में या एकदम स्पष्ट रूप से हमें उसका पता चल जाता है। दोस्तों वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो दोस्तों हम इसे एक बार फिर से समझेंगे कि शब्द को सुनने, यानी कि शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के बाद पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ याद हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए उदाहरण के रूप में समझेंगे हम कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, यानी कि राजा दशरथ कहाँ के राजा थे, तो दोस्तों उसका अर्थ हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अयोध्या के राजा कौन थे, राजा दशरथ। तो दोस्तों जिस भी वाक्य को बताएं या जिस भी शब्द को पढ़ने के बाद उसका अर्थ जिस शब्द सीमा के द्वारा हमें मालूम होता है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो दोस्तों ऐसे ही आपको परिभाषा लिख देनी है और उसका उदाहरण लिख देना। दोस्तों देखिए पूरे विस्तार रूप से हम समझा रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद सुनने के बाद उसका अर्थ हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, यानी समझ में आ रहा है कि मोहन क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। दोस्तों सुनने के बाद उसका अर्थ हमें तत्क्षण रूप से स्पष्ट, यानी कि किसी भी प्रकार से हमें यह कठिनाइयां महसूस नहीं हो रही है कि उसका अर्थ है वो स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से देखिए, गाय घास चर रही है, गाय क्या चर रही है, घास चर रही है। इसी प्रकार से देखिए, मोती एक नटखट लड़का है, यानी कि वो बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का लड़का कौन है, यानी कि नटखट लड़का कौन है, मोती है। तो इसको पढ़ने के बाद में भी दोस्तों एक जो अर्थ है वो तत्क्षण रूप से, यानी कि हम कहें परिभाषा के अनुसार ही हम दोस्तों वो सब चीज आपको समझा रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, जो यानी शेर जंगल में रहता है, यानी कि शेर कहाँ पे रहता है, जंगल में रहता है, या हम कहें कि शेर कहाँ पे रह रहा है, जंगल में रह रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी वो, यानी कि शब्द शक्ति पहली, जिसकी हम पहचान और परिभाषा और वो उदाहरण पूरे देखिए विस्तार रूप से दोस्तों हमने समझाया कि शब्द शक्ति यानी कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं कि जैसे ही देखिए दोस्तों शब्द को सुनने
अथवा पढ़ने के बाद पाठक अथवा श्रोता को जो शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ यानी कि इसका जो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो उदाहरण है उनको पढ़ने के बाद शब्द का जिस शक्ति के द्वारा हमें अर्थ मालूम हो जाता है, लोक प्रसिद्ध अर्थ यानी कि साफ स्पष्ट रूप से कि मोहन क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, गाय क्या कर रही है, घास चर रही है, मोती क्या है, एक नटखट लड़का है, शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, राजा दशरथ कहाँ के राजा है, नहीं अयोध्या के राजा हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हम वाक्य को पढ़ेंगे तो वाक्य को पढ़ने के बाद में दोस्तों हमें उसका लोक प्रसिद्ध जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे या स्पष्ट रूप से हमें उसका अर्थ है वो पता चल जाए, और वो पता जिस शब्द की सीमा के द्वारा अर्थ के द्वारा होता है वही हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। तो हम बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। देखिए दोस्तों अभिधा में क्या था कि किसी भी यानी कि वाक्य को या शब्द को पढ़ने के बाद उसका जो लोक प्रयोजन या लोक प्रसिद्ध जो अर्थ की हम बात करें वो तत्क्षण रूप से हमें याद हो जाए या स्पष्ट रूप से उसका अर्थ पता चल जाए, या अर्थ जिस शब्द शक्ति के द्वारा हमें पता चलता है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते थे। अब हम दोस्तों बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। देखिए दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा कैसे होगी, क्या होगी, देखिए अब हम दोस्तों बात करें लक्षणा शब्द शक्ति की। देखिए कि जहां मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कि जहां पर मुख्य अर्थ में यानी कि कोई बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ी तरीके से अगर उसका अर्थ लक्षित किया जाता है, और वो लक्षित यानी कि किस प्रयोजन के आधार पर किया जाता है उसे ही हम देखिए दोस्तों यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए दोस्तों कि जहां मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को यानी कि दूसरा ही अर्थ यानी उसको लक्ष्य करके लिया जाता है उसे ही हम कह सकते हैं कि रूढ़ि या प्रयोजन तरीके से जिस भी शब्द का या वाक्य का जो अर्थ है वो लक्षित किया जाता है या उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो 1 नंबर का या 2 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कि जिस वाक्य को पढ़ने के बाद में उसका जो अर्थ है वो किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य ही यानी अर्थ लक्षित किया जाता है उसे ही हम देखिए लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों आप किसी भी तरीके से अपनी भाषा में इसकी परिभाषा बना सकते हैं, सिर्फ बस ध्यान हमें यह रखना है कि अभिधा शक्ति में क्या था दोस्तों कि वहां पे जो शब्द थे या वाक्य थे उसका जो अर्थ है वो हमें लोक प्रयोजन या लोक प्रसिद्ध जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यहाँ पे लक्षणा में देखिए वहां पे जैसे ही वाक्य हम पढ़ेंगे तो उसका जो अर्थ है वो रूढ़ि या प्रयोजन तरीके से हमें अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और उसे ही रूढ़ि तरीके से या प्रयोजन तरीके से ही हम देखें दोस्तों उसका अर्थ है वो लक्षित करेंगे, वो हमारा क्या होगा, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब देखिए दोस्तों हम उदाहरण के जरिए समझेंगे। देखिए यहाँ पे कि मोहन गधा है, मोहन थोड़ी ना गधा है। देखिए दोस्तों मोहन थोड़ा गधा नहीं हो सकता है, उसको देखिए दोस्तों हमने एक लक्षण यानी कि एक लक्ष्य के रूप में हम कहें, उसको एक प्रयोजन के रूप में हमने ये लिया था कि मोहन को एक उपमा दी जा रही है कि मोहन क्या है, गधा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए गधा का अर्थ यहाँ पे देखिए मूर्ख के रूप में लिया गया है। दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे थे कि मोहन गधा है, मोहन एक मनुष्य है, मनुष्य कभी गधा नहीं बन सकता। लेकिन देखिए दोस्तों एक रूढ़ि अर्थ तरीके से उसका प्रयोजन ये लिया गया है कि मोहन क्या है, गधा। देखिए दोस्तों जैसे ही यानी कि मूर्ख यानी गधे का जो अर्थ दोस्तों है वो किस रूप में लिया गया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों मूर्ख के रूप में लिया गया है कि मोहन क्या है, मूर्ख है। दोस्तों यहाँ पे रूढ़ि तरीके से प्रयोजन तरीके से उसके अर्थ को लक्षित किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सी अभिधा शब्द यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति होगी दोस्तों। यहाँ पे हम देखें दोस्तों बार बार आपको बताएं कि लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर जहां पर भी रूढ़ि या प्रयोजन तरीके से उसको अर्थ को अन्य तरीके से लक्षित किया जाता है या लक्ष्य किया जाता है
वो हमारी लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगी। जैसे ही दोस्तों ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही है दोस्तों कि मोहन गधा, यानी कि मोहन तो क्या है, यानी मनुष्य है, वो गधा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एक मनुष्य है और व्यक्ति कभी गधा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एक यानी कि प्रयोजन तरीके से, लक्षित तरीके से उसका अर्थ लिया गया है यहाँ पे रूढ़ी तरीके से कि मोहन क्या है, यानी कि गधा, यानी मोहन मूर्ख है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पे कि लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, यानी कि वो क्या है, उसको पंजाब के शेर की उपमा दी गई है। एक प्रयोजन के तरीके से कहें कि वो वहां का क्या है, यानी कि लाला लाजपत राय वहां के क्या है, पंजाब के शेर की उपमा, एक विशेष प्रयोजन के आधार पर दोस्तों यहाँ पे उसको एक उपमा दी गई है कि लाला लाजपत राय वहां के क्या है, यानी कि शेर हैं। ये देखिए दोस्तों, जहां पर भी अगर रूढ़ी तरीके से, प्रयोजन तरीके से अगर लक्षित किया जाता है, अन्य अर्थ लक्षित किया जाता है, तो दोस्तों हमारी वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। यही सिर्फ एक इसकी पहचान है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सैनिकों ने कमर कस ली। दोस्तों सैनिकों ने कमर नहीं कसी, यानी कि जैसे ही उन्हें यह पता चला कि हमारे जो दुश्मन है वो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो दोस्तों उन्होंने अपनी जो, यानी कि जो भावना है उसको मजबूत कर लिया कि हम, यानी कि कोई भी ऐसी अगर समस्या आती है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों वैसे उन्होंने कोई कमर नहीं कसी, क्योंकि देखिए दोस्तों कमर है वो एकदम, यानी कि कसने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक रूढ़ी तरीके से, एक विशेष प्रयोजन तरीके से दोस्तों यहाँ पे उसका अर्थ लिया गया है कि हम किसी भी बाधा से या किसी भी समस्या से घबराने वाले नहीं है। हम उस समस्या को हंसते हुए, खेलते हुए, यानी कि हम उसको, यानी कि पूर्ण तरीके से सह लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यानी कि सैनिकों ने कमर कस ली। इसी प्रकार से देखिए यह तो निरी गाय है। निरी गाय का अर्थ है कि ये तो बेचारा बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है, यानी कि वहां पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक विशेष रूढ़ी तरीके से उसका अर्थ लिया गया है। ये क्या है कि यानी कि वो तो एक बहुत ही, यानी कि किसी भी प्रकार का बदमाश लड़का नहीं है, ये तो एकदम बेचारा बहुत ही भोला ढाला शरीफ लड़का है। ये देखिए यहां पर यही पहचान है लक्षणा की, कि जहां पर भी रूढ़ी तरीके से, प्रयोजन तरीके से किसी भी शब्द के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी पद के अंदर देखिए दोस्तों यही पहचान होगी कि वहां पे रूढ़ी तरीके से अर्थ लिया गया है या विशेष प्रयोजन से, या तो उसको किसी शेर की उपमा दी जाएगी, या रूढ़ी तरीके से मूर्ख बता दिया जाएगा, या किसी भी तरीके से अगर इस प्रकार से अगर उदाहरण आए तो दोस्तों आपको पहचान कर लेनी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी देखिए दोस्तों कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको परिभाषा लिख देनी है, और ये जो उदाहरण है ये एक पूछा जाए, दो पूछा जाए, तो आपको उदाहरण लिख देना है, आपका काम है वो पूरा हो जाता है। अब दोस्तों देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको खोलकर पढ़ाने की, यानी कि इसको थोड़ा सा देखिए खोल देते हैं दोस्तों। किसी भी कंपटीशन में देखिए ये सब पूछा जाता है कि लक्षणा के दो भेद होते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे बात की थी यहाँ पे दोस्तों की एक तो रूढ़ी तरीके से, एक दोस्तों हम बात करें यहाँ पे प्रयोजन तरीके से। देखिए यही परिभाषा में भी मैंने बताया था कि रूढ़ी तरीके से, प्रयोजन तरीके से अगर किसी भी वाक्य के अंदर उसका अर्थ लिया जाता है या अर्थ को लक्षित किया जाता है तो वहां पे हम अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। देखिए एक तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्थ होगा वो रूढ़ा लक्षणा होगा। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा प्रयोजनवर्ती लक्षणा, यानी किसी विशेष प्रयोजन को लेकर उसका अर्थ लक्षित किया जाता है एक रूढ़ तरीके से, यानी कि रूढ़ यानी पुरानी जो परंपराएं हैं उनको मानते हुए, यानी उसका अर्थ लक्षित किया गया, तो वहां पे रूढ़ी लक्षणा होगी। इसी प्रकार से देखिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों की रूढ़ा लक्षणा, यानी कि इसकी परिभाषा होगी रूढ़ी परंपरा को आधार बनाकर, रूढ़ तरीके से, यानी कि जो पुरानी जो, यानी कि परंपराएं हैं, रूढ़ी जो रूढ़ीवादी जो परंपराएं हैं, यानी हम कहें पुरानी जो परंपराएं, उनको लेकर ही हम उसका अर्थ लक्षार्थ किया जाए, यानी उसका अर्थ निकालें, तो वो हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, वो हमारी कहलाएगी, यानी कि रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति उसे कहते हैं। यानी कि हम कहें कि रूढ़ी या पुरानी जो परंपराओं के आधार पर उस वाक्य के अंदर, यानी उसका जो अर्थ निकाला जाता है उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। देखिए दोस्तों हम ये कहें, देखिए उदाहरण के जरिए समझेंगे दोस्तों कि बाजार में लाठियां चल रही हैं। देखिए दोस्तों बाजार में लाठियां, यानी कि कौन से प्रयोजन से, यानी एक रूढ़ी तरीके से उसका अर्थ लिया गया है दोस्तों कि बाजार में क्या चल रही हैं, यानी कि लाठियां चल रही हैं। इसी प्रकार से देखिए कि पुलिस को देख चोर 9 2 11
हो गया। यानी कि दोस्तों ये क्या है यहाँ पे रूढ़िवादी तरीके से, यानी कि इस वाक्य को, यानी कि जहां पर भी मुहावरे आ जाएं या किसी भी व्यक्ति को लक्षित करके ऐसे तरीके से यानी कि मूर्ख या बताया जाता है दोस्तों, वहां पे आपको बिना झिझक ही रूढ़ि लक्षणा टिक कर देना है। यानी कि पुलिस को देखकर यानी कि चोर वहां से क्या हो गए, 9 2 11 हो गए। तो ये क्या हो गया, यानी कि वहां पे देखिए दोस्तों हमारी कौन सी शब्द शक्ति होगी, यानी रूढ़िवादी तरीके से रूढ़ि परंपरा के आधार पर दोस्तों यहाँ पे उसका अर्थ लक्षित किया गया है। इसी प्रकार से देखिए उसने तो मेरी नाक काट दी, यानी कि दोस्तों यानी कि नाक नहीं काटी गई, यानी कि नाक काटना यानी कि किसी भी व्यक्ति का देखिए दोस्तों नाक नहीं काटा जाता है। दोस्तों नाक काटने का मतलब होता है उसकी इज्जत या मान सम्मान का कम हो जाना, यही होता है। और किसी व्यक्ति का देखिए दोस्तों नाक है वो बिल्कुल नहीं काटा जाता है, उसकी देखिए दोस्तों यहाँ पे इज्जत की बात की जाती है, उसके सम्मान की बात की जाती है कि उसके यानी कि मान सम्मान को कितना ठेस पहुंचा है। तो यही यानी कि रूढ़ तरीके से दोस्तों यहाँ पे इन तीनों का जो अर्थ है वो किया गया था। कि देखिए दोस्तों कि बाजार में लाठियां चल रही हैं, बाजार में लाठियां कौन चला रहा है, वो लाठियां तो यानी कि व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति चला रहा है, लेकिन यहाँ पे रूढ़ तरीके से देखिए रूढ़ी परंपरा के आधार पे देखिए दोस्तों उसका अर्थ यानी कि बाजार में लाठियां चल रही है, यानी बाजार में कौन लाठियां चला रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति तो चला रहा है, लेकिन रूढ़ तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका अर्थ लिया गया है कि बाजार में लाठियां चल रही हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पुलिस को देख यानी चोर वहां पे क्या हो गया, यानी कि पुलिस को देखकर वो यानी कि नो दो यानी यानी वहां से फरार हो गया, यानी भाग गया। रूढ़ तरीके से उसका अर्थ लिया गया उसने तो मेरी नाक काट दी, यानी कि नाक काटना यानी कि रूढ़ी परंपरा का जो यानी कि यानी मुहावरा है, उस मुहावरे को काम में लिया गया। तो दोस्तों ये था हमारा कि रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कि जिस भी वाक्य के अंदर अगर रूढ़ी तरीके से रूढ़ी परंपरावादी यानी पुरानी परंपराओं के अनुसार जिसका अर्थ लिया जाता है मुहावरों में चाहे लोकोक्तियों में, या रूढ़ी तरीके से जिस भी शब्द का या जिस भी वाक्य का जो अर्थ रूढ़ परंपरा के आधार पर लिया जाता है उसे हम रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रयोजनवती लक्षण, यानी कि इसको देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं दोस्तों कि प्रयोजनवती लक्षण शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कि किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर जिस शब्द का या जिस भी वाक्य का अर्थ विशेष प्रयोजन के आधार पर लिया जाता है या बनाया जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे व्यंजना शब्द शक्ति की, कि सबसे पहले देखिए दोस्तों हमने अभिधा लक्षणा और तीसरी जो देखिए हमारी शब्द शक्ति है दोस्तों वो अभिधा। देखिए दोस्तों हमने अभिधा शब्द शक्ति के अंदर देखिए अलग अलग रूप में देखिए दोस्तों हमने समझा था कि अभिधा में क्या है, लक्षणा में क्या है, व्यंजना में क्या है। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लक्षणा शब्द शक्ति है, उसका जो दूसरा भेद है वो है देखिए दोस्तों प्रयोजनवती लक्षणा। देखिए मैंने ये बताया था आपको रूढ़ी लक्षणा के अंदर देखिए क्या था कि रूढ़ तरीके से देखिए या रूढ़ी परंपरा के आधार पे उसका अर्थ लिया गया था। यहाँ पे देखिए प्रयोजनवती लक्षणा में देखिए कि जब किसी भी वाक्य का हम किसी प्रयोजन के तहत उसका अर्थ लिया जाता है वो हमारी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर यानी कि विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। दोस्तों किसी विशेष प्रयोजन पे देखिए हमें अलग अलग रूप में देखिए दोस्तों इसे समझना होगा। रूढ़ी परंपरा के अंदर जिस आधार पे अर्थ लिया जाता है वो रूढ़ी परंपरा यानी कि रूढ़ा लक्षणा कहलाती है। इसी प्रकार से देखिए प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति देखिए उसका जो अर्थ है वाक्य में जो अर्थ है वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसका अर्थ लिया जाएगा तो वो हमारी प्रयोजनवती लक्षणा कहलाएगी। इसी प्रकार से देखिए हम उदाहरण में समझेंगे उसका आश्रम गंगा में है। देखिए दोस्तों यहां पर कि उसका आश्रम गंगा में है, तो देखिए गंगा में किसी का भी आश्रम नहीं होता है। एक देखिए दोस्तों यहां पर एक विशेष प्रयोजन से इसका अर्थ लिया गया है कि गंगा के समीप उसके मकान है या उसका आश्रम है। दोस्तों यहां पर ये एक विशेष प्रयोजन के आधार पे उसका अर्थ लिया गया है कि उसका आश्रम है वो गंगा में यानी गंगा के समीप है, न कि गंगा के
अंदर। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों कि लाल पगड़ी आ रही है, ये भी दोस्तों देखिए इसी प्रयोजन के आधार पर कि यानी कि लाल पगड़ी के लिए उसका प्रयोजन, उसके अर्थ का प्रयोजन किया गया है। यानी उसका जो अर्थ है वो किसके रूप में किया गया है कि यानी कि लाल पगड़ी आ रही है उसके सर के ऊपर, यानी आ नहीं रही है, यानी कि लाल पगड़ी उसके सर पर रखी हुई है। यानी कि जो उसने जो पगड़ी बांध रखी है, वो जो पगड़ी बांध रखी है वो उसके सर के ऊपर है। वो किस रंग की है? वो लाल रंग की। यानी कि वो क्या है? एक विशेष प्रयोजन में उसका अर्थ यहाँ पे लिया गया है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों कि अब सिंह अखाड़े में उतरा, यानी कि उसको क्या बताया गया, यानी कि शेर के समान बहुत ही बलशाली या हम कहें बहुत ही शक्तिशाली के रूप में उसका अर्थ लिया गया है कि अब सिंह है वो किस में उतरा है? यानी अखाड़े में। यानी कि हम कहें, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि लाला लाजपत राय क्या है? पंजाब के शेर है। देखिए उसका जो अर्थ है वो वहां पर एक प्रयोजन के रूप में शेर के रूप में लिया गया है कि उसको किस किस उपाधि दी गई कि वो वहां का शेर है। देखिए दोस्तों उसको एक प्रयोजन के तहत यानी कि उसका अर्थ निकाला गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब सिंह अखाड़े में उतरा, यानी कि उसको क्या है? शेर की उपमा, बहुत ही शक्तिशाली की उपमा दी गई है या एक विशेष प्रयोजन से उसका अर्थ लिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे कि अध्यापक जी ने कहा कि मोहन तो गधा है। देखिए यहाँ पर मोहन गधा नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी हमने बात की थी। अध्यापक ने यहाँ पे देखिए मोहन को गधे की उपमा दी गई है दोस्तों, यानी विशेष प्रयोजन के तहत उसका अर्थ है वो लिया गया। यानी अध्यापक, यानी कि उसको अध्यापक जी ने मोहन को गधा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए दोस्तों बार बार उसके अध्यापक के बताने के बाद में भी अगर उसका अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा है या उसको उसका समझ में नहीं आ रहा है तो यानी अध्यापक ने उसे मूर्ख की, यानी कि एक विशेष प्रयोजन से उसे मूर्ख की यानी कि उपाधि दी गई है या उसे मूर्ख बताया गया कि बार बार समझाने के बाद भी यानी कि मोहन है वो समझ नहीं रहा है। तो यानी अध्यापक जी ने कहा कि मोहन तो गधा है, यानी मूर्ख है। मोहन गधा नहीं, यानी गधे का जो अर्थ है यहाँ पे मूर्ख के रूप में लिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके यानी कि उदाहरण समझे हैं। उसके दो भेद हैं, रूढ़ लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। ये दो इसके भेद हैं जो हमने अलग अलग परिभाषा समझी है, उसके उदाहरण समझे। अब देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारी जो तीसरी सब शक्ति है, यानी कि जो यानी कि लक्षणा यानी सॉरी यानी सब शक्ति का जो तीसरा जो भेद है वो दोस्तों हमारा होगा व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए इससे पहले दोस्तों हमने अभिधा को यानी किसी विशेष अर्थ के रूप में, यानी कि एक ही अर्थ था लक्षण में, देखिए वहां पे यानी कि उसका जो रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पे लक्ष्य यानी कि अर्थ लिया गया था। अब देखिए दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर क्या होगा, यानी कि इसका जो अर्थ है दोस्तों अभिधा और यानी कि जो लक्षणा का उसको यानी किसी व्यंग्यार्थ के रूप में, यानी व्यंग्य के अर्थ के अंदर जहां पर भी उसका अर्थ लिया गया है दोस्तों वो हमारा कौन सा होगा? वो दोस्तों हमारा होगा दोस्तों यानी कि व्यंजना सब शक्ति होगी। देखिए दोस्तों इसको देखिए उदाहरण के रूप में समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की कि अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ निकलता है, यानी कि विशेष अर्थ यानी व्यंग्यार्थ में के रूप में, यानी व्यंग्य के अर्थ में, यानी कि जो भी अर्थ लेंगे किसी भी वाक्य का दोस्तों वहां पे हमारी कौन सी होगी? यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थ ज्ञात होता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम समझेंगे कि यानी कि घर गंगा में है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यानी कि घर गंगा में है, यानी कि क्या है? यानी कि उसका जो घर है वो गंगा में नहीं है, वो दोस्तों क्या है? व्यंग्य के अर्थ में हम कह सकते हैं कि यानी कि गंगा के उसका अर्थ है वो गंगा के समीप के क्षेत्र का लिया गया है कि उसका जो घर है वो गंगा के समीप है, यानी कि न कि गंगा के अंदर है। तो दोस्तों व्यंग्य के अर्थ में हम समझे कि घर गंगा में है, यानी कि घर है वो गंगा के किनारे है या गंगा के पास है, न कि घर यानी कि गंगा के अंदर, यानी व्यंग्य के अर्थ में हम इसका अर्थ लेंगे। इसी प्रकार से देखिए पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई, पुजारी ने कहा कि अरे संध्या हो गई। ये भी देखिए पुजारी ने कहा
की संध्या हो गई। ये दोस्तों देखिए, ये फिर से देखिए, ये जो उदाहरण है ये भी देखिए दोस्तों व्यंग्य के अर्थ में ही लिया गया है। न कि यहाँ पे कोई समय बताया गया है, बल्कि दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि संध्या हो गई है। दोस्तों ये भी देखिए, यानी पुजारी ने कहा कि संध्या हो गई है, सिर्फ एक व्यंग्य के यानी व्यंग्यार्थ के रूप में, जहां पर भी जिस भी शब्द या वाक्य का अर्थ लिया जाता है वहां पे हमारी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसी प्रकार से देखिए प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए हैं, यानी कि वो देखिए एक व्यंग्य के रूप में, यानी कि अध्यापक जी ने समय कितना बताया है, यानी कि 4:30 बजे का समय बताया है। तो दोस्तों वहां पे हमारी कौन सी शब्द शक्ति होगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। देखिए दोस्तों इसके भी दो भेद हैं। पहला जो हमारा होगा शब्द के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, यानी कि शब्द के आधार पे जहां पे अर्थ लिया जाता है वो क्या होगी, हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। और जहां पे देखिए शब्द को हटा दिया जाता है, अगर उसको अर्थ लगा दिया जाता है, यानी अर्थ को काम में लिया जाता है, तो वहां पे वो शब्द शक्ति खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वो न बात करके हम सीधे रूप में यही समझें कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, कि जहां पर व्यंग्य के अर्थ के अंदर जहां पर भी, यानी कि जिस शब्द या वाक्य का अर्थ लिया जाता है वहां पे हमारी कौन सी शब्द शक्ति होगी, वो हमारी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो दोस्तों हमने जाना कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उनकी उसके कितने भेद होते हैं, अलग अलग रूपों में हमने अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों के यानी परिभाषा उदाहरणों को हमने यानी कि समझा होगा। तो दोस्तों आपको जो हमने बताया आपके जरूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर नए हिंदी के टॉपिक के साथ, या हम कहें फिर हमारा जो नया जो टॉपिक है उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।